गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। तो डेट है आज की 18 नवंबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ ये है कि पोचमपल्ली जो है उसको बेस्ट विलेज जो है दिया गया है, टूरिज़्म के लिए घोषित किया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो पोचमपल्ली मेक्स इट टू लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस इन द वर्ल्ड। तो पोचमपल्ली विलेज देखिए पड़ता है तेलंगाना में, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस है जिसको ये डिजनेट किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और पोचमपल्ली अपने जो साड़ी की जो कलाकारी है, मीन्स साड़ी में जो डिज़ाइंस वगैरह की जाती हैं, एक एक यूनिक तरीका है इनको साड़ी को बुनाई करने का। तो उसके लिए जाना जाता है इनको, और उस यूनिक स्टाइल को जो है वो इक्कत बोलते हैं। इक्कत, पोचमपल्ली इक्कत को जो है जीआई टैग भी मिला है 2004 में, इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। देखेंगे तो पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली भी बोलते हैं, जो कि भूदान आंदोलन हुआ था, जो कि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 1951 में। तो उसी की वजह से पोचमपल्ली ये जो गांव है उसको भूदान पोचमपल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में यहीं इसी गाँव से की गई थी। तो देखते हैं कि बेस्ट टूरिज़्म विलेज इनिशिएटिव के बारे में। तो बेस्ट टूरिज़्म विलेज इनिशिएटिव जो है एक पायलट इनिशिएटिव है जो कि एम करता है कि ऐसे विलेजेस को सेलेक्ट किया जाए जो कि एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल बन सकें रूरल डेस्टिनेशन के लिए, और उनके जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको शोकेस किया सके। ठीक है, उसके अलावा इट एम्स टू सपोर्ट विलेजेस टू इन्हेंस देयर रूरल टूरिज़्म, और जो भी गाँव वगैरह हैं उनके रूरल टूरिज़्म को और इन्हेंस किया सके और बढ़ावा दिया सके, उनके पोटेंशियल को ट्रेनिंग के थ्रू जो है, और उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट किया सकें उस विलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो रीजनल जो इनइक्वलिटीज़ हैं इनकम या डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसको रिड्यूस करने का इनका ऑब्जेक्टिव है, और रूरल डिपॉपुलेशन से फाइट करना, और जेंडर इक्वालिटी को जो है प्रोग्रेस करना, और वुमेन महिलाओं और जो नौजवान लोग हैं उनको यूथ को एम्पावर करना, और एजुकेशन और जो स्किल डेवलपमेंट के को और अच्छे से इन्हेंस करना। तो ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएनडब्ल्यूटीओ के। बात करते हैं पोचमपल्ली के बारे में। तो पोचमपल्ली जो है वो हैदराबाद से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये तेलंगाना में पड़ता है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, और इसको हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। तो पोचमपल्ली इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जो यहाँ की जो साड़ियों का जो बुनाई करने का जो तरीका है वो बहुत यूनिक स्टाइल है, जिसको इक्कत बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज भूदान पोचमपल्ली। तो भूदान पोचमपल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में जो भूदान आंदोलन है, भूदान मूवमेंट है, उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से की गई थी। तो अभी भी वहाँ पे जो है 2 रूम है जहाँ पे विनोबा भावे रहा करते थे। तो एक तरह से अब विनोबा भावे का मंदिर बना दिया गया उस 2 रूम में जहाँ वो कुछ दिन रुके थे। तो अब पोचमपल्ली के इक्कत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इक्कत जो शब्द है वो एक मलेशियन इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई। तो इसके लिए देखेंगे तो पोचमपल्ली इक्कत को जीआई टैग जो है 2004 में मिला। इक्कत इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रैपिंग और टाइंग एंड डाइंग सेक्शंस ऑफ बंडल यार्न टू ए प्रीडिटरमाइंड कलर पैटर्न बिफोर दे आर वुवन। तो एक मान लीजिए कि जो एक बंडल है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ पार्ट को कवर कर देते हैं और कुछ पार्ट को रंग देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तरह से एक अलग तरीके का जो है डिज़ाइन पैटर्न आता है। जो डाई है पेनिट्रेट करती है इनको इनटू एक्सपोज सेक्शन, जो भी सेक्शन खुला हुआ है वहाँ पे वो कलर लग जाएगा, और जो सेक्शन खुला नहीं है, मीन्स जो सेक्शन बंद है वहाँ पे कलर नहीं लगेगा। दिस पैटर्न फॉर्म बाय द यार्न इन दिस प्रोसेस इज द वुवन इनटू फैब्रिक। अब बाद में उसको जो है एक तरह से उस धागे को सिल करके पूरा जो है फैब्रिक बना दिया जाता है। तो उस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन जो है क्रिएट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्कत। बात करते हैं भूदान मूवमेंट की। तो भूदान मूवमेंट जो था, जिसको हम लैंड गिफ्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो एक ब्लडलेस रिवोल्यूशन था और लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। तो भूदान मूवमेंट जो था वो एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, एक तरह से लैंड गिफ्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, मीन्स ज़मीन को जो है गिफ्ट में एक तरह से दान देना। इसको शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा, ए staunch Gandhian in 1951 at पोचमपल्ली विलेज विच इज़ नाउ इन तेलंगाना एंड नोन एज द भूदान पोचमपल्ली। इसीलिए जो उस गांव को है भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जानते हैं। द मूवमेंट अटेम्प्टेड टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरी गिव अ परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल। तो
मेन इसका मूवमेंट का मेन मकसद ये था कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, तो जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में लैंड है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो लैंडलेस पीपल हैं उनको कुछ लैंड दान में दे सकते हैं। फिलोसफिकली भावे वॉज इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी सर्वोदय मूवमेंट एंड ग्राम स्वराज। तो जो है मेन जो विनोबा भावे को ये जो प्रेरणा मिली वो महात्मा गांधी के सर्वोदय मूवमेंट और ग्राम स्वराज से ही उनको ये प्रेरणा मिली। तो लैंडलेस लेबर वो गिवन स्मॉल प्लॉट्स दे कुड सेटल एंड ग्रो देयर क्रॉप्स ऑन। तो वहाँ पे जो है जिनके पास लैंड वगैरह ज़्यादा था तो उन्होंने जिस लैंडलेस लेबर्स को जो है कुछ ज़मीन दान में दी ताकि वो जो है अपना सेटल वगैरह हो सकें और अपना मीन्स जो भी एग्रीकल्चर का काम है वो कर सकें। उसके बाद भूदान एक्ट्स वर पास दैट स्टेटेड दैट द बेनिफिशियरी हैड नो राइट टू सेल द लैंड और यूज इट फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ और फॉर फॉरेस्ट्री। तो ये कहा गया कि भूदान एक्ट के अंतर्गत जो भी लैंड दिया गया है, दान किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस लैंड को बेच सकते हैं। अगर लैंड हमें मिला है तो वो उस पे हम जो भी एग्रीकल्चर वाला काम है सिर्फ वही कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर कोई काम नहीं करेंगे और उसको हम बेच भी नहीं सकते। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि टेंपल के रिचुअल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी टेंपल्स पे रिचुअल्स होते हैं तो उस पर हाई कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो भी वहाँ का जो टेंपल का जो भी रिचुअल्स हैं उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी हाई कोर्ट। तो देखिए एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि टेंपल में जो जो भी ट्रेडिशन है उसके हिसाब से तिरुमाला तिरुपति टेंपल में वहाँ भी जो भी रिचुअल्स किए जा रहे हैं तो वो ट्रेडिशन को फॉलो करके नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के एक पिटिशन फाइल की गई थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुड नॉट इंटरफेयर विद डे टू डे रिचुअल्स। और जो भी संवैधानिक कोर्ट होगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा जो भी मंदिर के जो रिचुअल्स हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी संवैधानिक कोर्ट्स होगा, हाई कोर्ट को कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड सेवास परफॉर्म इन द टेम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन। तो ये कहा गया कि जो भी सेवा वगैरह टेम्पल में जो भी पंडित लोग अपना पूजा पाठ या जो कार्यक्रम करते हैं उस पर आप उसको कोई आपत्ति नहीं जता सकते हैं कि इस तरीके से नहीं हो रहा है या इस ट्रेडिशन को जो है फॉलो करके नहीं ये चीज़ नहीं किया जा रहा है, आप ये चीज़ नहीं आपत्ति जता सकते। Religious scholars and priests were best equipped to go into the question whether rituals in a temple were being conducted in accordance with the custom or and tradition। तो कस्टम या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ रिचुअल कंडक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने ये आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का यूज़ करके हम पिटिशन वगैरह फाइल नहीं कर सकते। इन सच मैटर द रेट जुरिडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर आर्टिकल 232 वॉज लिमिटेड। तो इस मामले में कहा गया कि जो आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जुरिडिक्शन की, रिट की इशू करने की, और आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की, तो ये दोनों जो है एक तरह से लिमिटेड यहाँ हो जाते हैं। कि अगर मंदिर की बात है, मंदिर में जो भी रिचुअल्स किए जा रहे हैं तो वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कोई और पर्सन जो है वो एक तरह से रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। तो अब बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स कानून होता है जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो जो भी अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ तो आप आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। और देखिए स्टेट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपका फंडामेंटल राइट खनन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू करेगा। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो या सर्सोरी, जो ये 5 रिट्स है ये हाई कोर्ट इशू कर सकता है और आर्टिकल 32 की पावर यूज़ करके। उसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की पावर यूज़ करके ये 5 रिट यूज़ करेगा और हाई कोर्ट जो है 226 की पावर यूज़ करके ये 5 रिट इशू कर सकता है। द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट जो है मीन्स इमरजेंसी के टाइम में इसे कहा जाता है कि इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड किया जाता है। उसके अलावा इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओनली इफ एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स इज वॉलेटेड कैन ए पर्सन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो जब भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हो रहा है लेकिन मान लीजिए कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो आप सिर्फ जो है वो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। तो देखेंगे तो रिट जुरिडिक्शन के मामले में जो है हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है,
क्योंकि हाई कोर्ट जो है किसी भी मामले में रिट इशू कर सकता है, चाहे आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ, चाहे लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी राइट का वॉल्यूशन हुआ हो, तो उसके लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जब फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा तभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 की पावर यूज़ करके रिट इशू करेगा। केवल फंडामेंटल राइट जब फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तभी, नहीं तो नहीं कर सकता। कैन हाई कोर्ट बी अप्रोच इन केस ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो देखिए, इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स द फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन इज दैट ऑफ अ ट्रायल कोर्ट फॉलोड बाय एन अपील इन द हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जो पहली रेमेडी होती है कि मीन्स आदमी जो है वो एक ट्रायल कोर्ट में जाए, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील करे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की तो कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। लेकिन जो आर्टिकल 226 है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक। तो मीन्स हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू से मना भी कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर रिट इशू करना होगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको मना नहीं कर पाएगी क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट 226 की पावर यूज़ कर रही है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आपको मना कर सकती है। देखते हैं कि अभी जो इस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा ऑन आर्टिकल 32। तो इन रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था 1950 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इट प्रोवाइड अ गारंटी रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 32 है एक गारंटी देता है, 226 यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो गारंटी देता है। द कोर्ट इन दस कंस्टिट्यूटेड द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। इट कैनॉट कंसिस्टेंटली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो लेड अपॉन इट रिफ्यूज टू इंटरटेन एप्लीकेशन सीकिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट ऑफ सच राइट्स। तो और ये कहा गया कि मीन्स देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्टर और गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस चीज़ को मना नहीं कर सकता, रिट इशू करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल जो 226 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो आपको मना कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है इस मामले में तो वो ज़्यादा है हाई कोर्ट से। अब देखिए इमरजेंसी के टाइम में एडिशनल मजिस्ट्रेट में जो है जबलपुर के वर्सेस एस एस शुक्ला 1976 का केस है ये। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द सिटीजन लूजेज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो इमरजेंसी के टाइम में ये कहा गया कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये अधिकार चला जाता है आर्टिकल 32 की वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। देखिए क्या होता है कि जब इमरजेंसी लगती है, मान लीजिए कि इमरजेंसी लगी, तो उस टाइम जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं होते, ठीक है। इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट हमारे पास रहते हैं, लेकिन ख़त्म क्या होता है, तो ख़त्म होता है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 के ख़त्म होने का मतलब यह है कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ना, ठीक है। उसी तरह 226 में आप हाई कोर्ट जाते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट ख़त्म नहीं किया जाता है, सिर्फ आर्टिकल 32 को एक तरह से समझ लें कि इनएक्टिव कर दिया गया। अब आर्टिकल 32 ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कहीं जाकर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सेज दैट इट इज़ एन इवेंचुअली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ईच इंडिविजुअल जज टू डिसाइड वेदर एन इंटरवेंशन इज वारंटेड इन अ केस विच कुड ऑल्सो बी हर्ड बाय द हाई कोर्ट फर्स्ट। तो ये कहा गया कि अब ये जो जज हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो सुनना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हाई कोर्ट भी जो है वो पहले देख सकती है। आपके मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ तो उसकी हियरिंग जो है पहले हाई कोर्ट भी कर सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही उसकी पहली हियरिंग करे। अब देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला ऑडिट दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया नवंबर 16 को। ऑडिट दिवस इज़ बीन सेलिब्रेटेड टू मार्क द हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग। तो जब कैग की स्थापना हुई थी तो उसी को एक तरह से मार्क करने के लिए ये पहला जो ऑडिट दिवस है उसको सेलिब्रेट किया गया 16 नवंबर को। एंड द कंट्रीब्यूशन इट हैज़ मेड द गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो भी इनके कार्य हैं उनको लेकर के जिस दिन इनका गठन हुआ तो उसी दिन जो है ये ऑडिट दिवस जो है मनाया जाता है। अब बात करते हैं कैग के बारे में। तो देखिए कैग के बारे में हमें आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में हमें कैग के बारे में जानने को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग।
तो एक इनका जो ऑफिस होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, जो कि चैप्टर 5 में और पार्ट 5 में दिया हुआ है अपने संविधान के। और ये होंगे जो भी इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट है, कैग जो होंगे वो उसके हेड होंगे। एक तरह से इनको पब्लिक पर्स का देखिए गार्डियन ही बोला जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वैसे ही ये पब्लिक पर्स के गार्डियन है। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है अपने कंट्री का, चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, तो ये इनका काम है सभी जो इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना। हिज ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो भी ये काम करेंगे ये संविधान और पार्लियामेंट के जो नियम कानून है उसके तहत ही रह के करेंगे। बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट और टर्म की। तो देखिए कैग जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा बाय ए वारंट अंडर इज हैंड एंड सील। तो एक वारंट के द्वारा, जो सील्ड वारंट होता है, तो उसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, अपना ऑफिस पीरियड इनका 6 साल का होता है, या अगर ये 65 साल के हो जाते हैं तो जो भी पहले हो जाएगा, तो इनका मीन्स 6 साल पहले आ जाए या 65 साल इनकी उम्र पूरी हो जाए, जो भी पहले आ जाए, इनका टाइम पीरियड यही है। अब इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी जो भी एक्सपेंडिचर हैं, जैसे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड हैं, या यूनियन टेरिटरी से इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, तो यहाँ के जो अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट करने का काम जो होगा वो कैग का होगा। उसके अलावा जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एज वेल एज कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, तो सभी स्टेट के और इंडिया का जो कंटीजेंसी फंड है और जो पब्लिक अकाउंट है, तो इन सभी के जो ऑडिट करने का काम है, सभी के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का काम कैग करेंगे। उसके अलावा जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो अदर सब्सिडरी अकाउंट्स हैं केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से संबंधित चीज़ें हो गई, बैलेंस शीट से संबंधित चीज़ें हो गई, या ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सब चीज़ों की ऑडिटिंग जो है वो कैग ही करते हैं। CAG audit the recipients and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from central state, और ऐसी बॉडीज़ जिनको सेंटर या स्टेट जो है वो फाइनेंस, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर फाइनेंस कर रही है, उसके रेवेन्यू से फाइनेंस किए जा रहे हैं, तो उनको भी ऑडिट करने का काम कैग करेंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं या अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज़ व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द रिलेटेड लॉज, ठीक है, तो ये भी इन काम जो है वो कैग के द्वारा ही किया जाएगा। His ascertains and certifies the net proceed of any tax or duty on his certificate is the final on the matter। अब देखिए जो इनकी मीन्स एक तरह से जो कुछ सर्टिफाई कर देते हैं ये टैक्स के संबंध में, ड्यूटी के संबंध में, तो वो चीज़ जो होगा वो फाइनल होगा। द एक्ट एज ए गाइड, ही एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो उसके लिए एज ए ये गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ये एक्ट करते हैं। अब देखिए जो भी इनकी रिपोर्ट है, तो ही सबमिट हिज रिपोर्ट, जो भी इनकी रिपोर्ट है अगर सेंटर की रिपोर्ट है तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, और अगर वो स्टेट की रिपोर्ट है तो वो गवर्नर को देंगे। हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसे कि पहले क्या किए कि कैग ने रिपोर्ट दिया गवर्नर को, ठीक है, तो जो स्टेट की रिपोर्ट हुई वो गवर्नर को मिलेगी, गवर्नर जो है फिर वो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो चीज़ को रखेंगे। उसी तरह जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं रूरल डेवलपमेंट के एंड पंचायती राज हैज़ रिसेंटली हेल्ड अ वर्कशॉप ऑन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें मेनली क्या किया जा रहा है, जो भी भूमि से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है ऑनलाइन, ताकि लोगों को ईजिली वो चीज़ अवेलेबल हो सके। तो DIL RMP जो है उसको पहले हम नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते थे, ठीक है, तो अब इसका नाम जो है वो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इसको पहले नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। इसको देखिए 2008 में लॉन्च किया गया, ताकि इसका जो मेन पर्पस था ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको डिजिटाइज किया जा सके, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी भूमि से संबंधित जो भी अभिलेख हैं उनको डिजिटाइज किया सके, मॉडर्नाइज किया सके, और एक ऐसा एक केंद्रीय एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया सके जो कि ईजिली जो है मीन्स हम अगर जब भी कोई भी डाटा अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं उससे संबंधित। तो देखिए ये एक कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा ये जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है या लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का काम है उसको ये और बेहतर बनाएगा।
द डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन एज यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वेयर ऑल एक्टिविटीज़ इन द प्रोग्राम विल कन्वर्ज। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी और सभी चीज़ों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं। एक पहला है कंप्यूटराइज ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स का, ठीक है। उसके अलावा सर्वे, रीसर्वे और जो भी रजिस्ट्रेशन है लैंड के, तो जो भी भूमि के रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं उनको भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। और सभी देखिए सभी जैसे आधार नंबर होता है हमारा, तो उसी तरह सभी लैंड्स को जो है एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ULPIN मिलेगा, ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार नंबर की तरह है, तो उसी तरह सभी लैंड को एक जो है यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा। ए यूनिक आईडी बेस्ड ऑन जियो कोऑर्डिनेट्स, तो जो भी यूनिक आईडी होगी वो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स यानी लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगी ऑफ द पार्सल जनरेटेड एंड असाइन टू द प्लॉट। तो जो भी प्लॉट होगा उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। This has been introduced to share computerized digital land data among different sectors and a uniform system of assigning a unique ID to the land parcel across the country। तो ये जो unique ID वाला जो सिस्टम है, इससे क्या होगा कि हम इजीली जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन सा लैंड जो है वो किस से बिलोंग करता है, किसको। अब देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं। तो सिटीजन एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम DILRMP इन वन और मोर द फॉलोइंग वेज। देखें किस किस वेज में लोगों को फ़ायदा होगा। तो रियल टाइम लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड जो है वो लोगों को अवेलेबल, जो भी सिटीजन्स हैं वो रियल टाइम में है, ये लैंड किसके नाम पे ये चीज़ देख सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी ओनर्स विल हैव फ्री एक्सेस टू देयर रिकॉर्ड्स, जो ये प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो फ्री में जो है अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ इन रिगार्ड टू द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन। और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है लैंड की वो इस चीज़ में कॉन्फिडेंशियल रहेगी। एबोलिशन ऑफ स्टैम्प पेपर्स एंड पेमेंट स्टैम्प ड्यूटी, तो जो भी स्टैम्प पेपर्स वगैरह का जो सिस्टम है वो चीज़ ख़त्म करके क्या किया जाएगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन फीस की जो पेमेंट होगी वो बैंकों के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो टैम्पर्ड प्रूफ रहेंगे और एक तरह से जब सब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो वो चीज़ें जो हैं वो हम इजीली जो है कभी भी अगर चाहें देखना तो हम वो चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द्वारे राशन स्कीम, जो कि स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो देखिए वेस्ट बंगाल CM ने लॉन्च किया है द्वारे राशन स्कीम। तो जो ये स्कीम है इसका मेन एम है कि जो फूड ग्रेन है वो PDS सिस्टम के अंडर जो है प्रोवाइड किया सके एट द डोर स्टेप फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। मीन्स सभी लोगों को जो है उनके घर पे ही उनके पास ही जो है वो ये जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं जो PDS सिस्टम के अंडर दिए जाते हैं वो राशन जो है वो उनको घर ही पे मिल सके, ठीक है, वैसे लाइन में उनको लग कर ना खड़े होना पड़े। इट एम्स टू अनलोड द पर्सन कैरिंग ह्यूज चंक ऑफ फूड ग्रेन मैनुअली, ठीक है। तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि जो ऐसे लोग लाइन में खड़े होकर अनाज लेके जाते हैं तो इनके घर घर जो है सबके राशन पहुंचाए जाने की ये स्कीम है। व्हीकल्स विल कैरी नेशन इन अ पार्टिकुलर स्ट्रीट राशन इन अ पार्टिकुलर स्ट्रीट और लेन एंड एम्प्लॉयज ऑफ द राशन डीलर्स विल मेक द फूड ग्रेन अवेलेबल टू द पीपल नियर द रेजिडेंस। तो जैसे कि जो भी लोग हैं तो वो क्या करेंगे कि जो भी राशन बांटने वाले लोग हैं तो वो लोग राशन कैरी करके सभी लोग के घर तक जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अराउंड, देखिए स्टेट गवर्नमेंट करीब 21,000 राशन डीलर्स को करीब 1 लाख ईच दे रही है। मीन्स 1 लाख जो है प्रति राशन डीलर को मिल रहा है टू परचेज व्हीकल्स फॉर डिलीवरिंग राशन टू पीपल इन दिस मैनर। तो 1 लाख जो है सभी जो ये 21,000 जो राशन डीलर्स हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है ताकि वो व्हीकल जो है इस पर्पज़ के लिए खरीद सकें। इट ऑल्सो अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस टू राशन डीलर्स टू हायर एडिशनल स्टाफ टू मेक द स्कीम ए सक्सेस। उसके अलावा कुछ पैसे और दिए जाएंगे जिसके अलावा जो एडिशनल वो स्टाफ हैं इस काम के लिए हायर कर सके और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या PDS सिस्टम की। तो PDS इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो कि देखिए इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ये इवॉल्व करता है जिसमें कि लोगों को जो है एक सस्ते दाम पे जो है जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह हैं जो राशन है वो सस्ते दाम पे उनको अवेलेबल करवाया जाता है। PDS इज ऑपरेटेड अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ये काम करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट दो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government। देखिए जो FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोक्योरमेंट है, जो स्टोरेज वगैरह का काम है या ट्रांसपोर्ट करने का काम है या बल्क एलोकेशन का काम है, तो ये सारे जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो FCI है वो करेगी।
The operational responsibility including allocation within the state, identification of eligible families, issue of ration card and supervision of the function of fair prices shops रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का काम यहाँ पे ये है कि उनको ये देखना है कि कैसे सुपरविजन हो रहा है, जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। राशन कार्ड इशू करने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कौन कौन सी फैमिली एलिजिबल हैं राशन लेने के लिए, इसका भी जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। Under the PDS, presently the commodities namely wheat, rice, sugar and kerosene are being allocated। तो PDS सिस्टम में देखेंगे तो PDS में हमें जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, चीनी हो गई, शुगर, केरोसिन तेल हो गया, ये एलोकेट किया जाता है टू द स्टेट एंड यूटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सम स्टेट यूटी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स, जैसे कि कुछ और आइटम्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे पल्सेस दाल वगैरह हो गई, एडिबल्स ऑयल हो गया या नमक हो गया, स्पाइसेस हो गए। तो कुछ स्टेट यूटीज़ जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।